हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखिए, रूरल का मतलब होता है गांव और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। तो हम ऐसी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम किसी गांव का विकास कर सकते हैं, ये होता है हमारा रूरल डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं। देखिए, रूरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक, सोशल एंड लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज बाय डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हम लोग जो गांव में लोग रहते हैं उनकी जीवन को और बेहतर बनाया जा सके, जिसमें हम लोग इम्प्रूव करते हैं इकोनॉमिक, सोशल और लिविंग कंडीशन। ठीक है, अब ये कैसे डेवलप होगा? तो देखिए, अगर मान लीजिए एक कोई गांव है, वहाँ पे अच्छी मकान नहीं है, स्कूल नहीं है, वहाँ अच्छे से खेती नहीं होता है, वहाँ बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है, तो कैसे हो पाएगा? वो डेवलप नहीं है। तो कोई भी विलेज डेवलपमेंट कब करेगा? जब वहाँ पे अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि लोग अच्छे से रह सकें। पता चले कि बारिश आए तो पूरा मकान बहने लग रहा है, उसमें पानी टपक रहा है, तो ये दिक्कत हो जाता है। तो वहाँ अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पे अच्छी खेती होनी चाहिए, स्कूल हो, कॉलेज हो, ताकि वहाँ के बच्चे पढ़ने जा सकें। वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर भी होना चाहिए, हॉस्पिटल्स होनी चाहिए, और गांव में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से गांव के लोगों को दिक्कत ना हो शहर में जाके काम करने के लिए। ठीक है, तो ये सब अगर चीज़ें इम्प्रूव्ड होंगी तो ये हो गया हमारा रूरल डेवलपमेंट। ओके, आगे देखते हैं इसमें। तो अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा स्कोप ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है इसमें एग्रीकल्चरल ग्रोथ। तो देखिए, अगर गांव में एग्रीकल्चर नहीं होगा, खेती नहीं होगी, तो वहाँ पे अनाज कहाँ से उगेगा? तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है किसी भी गांव में, जिसकी वजह से अनाज अगर उगेगा तो गांव के भी लोग खाएंगे उसको, या फिर वो शहर में जाके उसको बेच भी सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से किसानों की इनकम जनरेट भी हो सकती है, और जो भी वो अनाज उगा रहे हैं वो खुद के लिए भी वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए, इकोनॉमिक या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे कि वहाँ पे बिल्डिंग होनी चाहिए, मकान होने चाहिए, अच्छी रोड्स होनी चाहिए, जो भी नॉर्मल फैसिलिटी है किसी भी लोग के लिए वो होनी चाहिए। तीसरा हमारा हाउसिंग एंड हाउस साइट फॉर लैंडलेस। तो देखिए, जो भी गांव में गरीब लोग हैं या फिर नॉर्मल लोग हैं उनके लिए घर होना चाहिए। अगर उनके पास घर नहीं है या ज़मीन नहीं है तो उनको वहाँ पे ज़मीन दी जाए ताकि वो घर बना सकें। चौथा हमारा विलेज प्लानिंग। तो रूरल डेवलपमेंट कैसे होगा? जब तक गांव में अगर प्लानिंग नहीं होगी कि ये गांव है, इसमें घर होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, तो विलेज प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है रूरल डेवलपमेंट के स्कोप के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पब्लिक हेल्थ। तो जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, ताकि गांव के लोग वहाँ पे इलाज करा सके और उनको शहर में जाके इलाज कराने की ज़रूरत ना पड़े। पांचवा और लास्ट हमारा एजुकेशन एंड लाइब्रेरी। तो वहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल होने चाहिए, ठीक है, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हों वो वहाँ पे जाके एजुकेशन ले सकें। तो अब हम लोग बात करेंगे ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंस होते हैं जो कि किसी भी गांव के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। तो पहला है हमारा अबाउट 3/4 ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज। मतलब कि भारत की 3/4 जो पॉपुलेशन है वो अभी भी रूरल एरिया यानी कि गांव में रहती है या फिर गांव से बिलोंग करती है। ओके, दूसरा पॉइंट हमारा नियरली हाफ ऑफ द कंट्री नेशनल इनकम जनरेट फ्रॉम एग्रीकल्चर। यानी कि जो हमारे भारत की आधे से अधिक जो इनकम है वो हमारे कृषि विभाग से यानी कि एग्रीकल्चर से जनरेट होती है। ठीक है, तीसरा हमारा 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू एग्रीकल्चर। तो ये कह रहा है कि जो हमारी भारत की 70% तक पॉपुलेशन है वो कहाँ से एम्प्लॉयमेंट है? एग्रीकल्चर के थ्रू, यानी कि 70% से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्री कम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। मतलब कि जो भी हमारी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, या फिर छोटे छोटे जो कारखाने हैं, उसमें जो भी रॉ मटेरियल यानी कि जो पदार्थ उसमें यूज होता है उनकी प्रोडक्ट के लिए, वो अधिकतर या तो कृषि से आता है, एग्रीकल्चर से, या फिर गांव से आता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंस होते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नीड ऑफ रूरल डेवलपमेंट मतलब कि वो कौन कौन सी ज़रूरतें हैं जिसकी वजह से गांव का विकास होगा और इसके लिए गांव की विकास होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा रूरल पीपल सपोर्ट द अर्बन सेक्टर बाय सप्लाई फूड, मिल्क एंड रॉ मटेरियल्स। मतलब कि जो गांव के लोग होते हैं वो शहर को या फिर शहर के लोग को सपोर्ट करते हैं। कैसे? जैसे कि गांव से अनाज दे के अनाज बेचते हैं, फूड बेचते हैं,
दूध का सप्लाई होता है और जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उसका सप्लाई होता है, जिसकी वजह से रूरल पीपल अर्बन सेक्टर को सपोर्ट करता है। ठीक है। दूसरा है हमारा इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स कैन अवॉइड प्रॉब्लम्स इन सिटी लाइक बैगिंग, रैक पिकिंग ईटीसी। मतलब कि अगर हम लोग गांव का विकास करते हैं तो इससे क्या क्या इंप्रूव होता है, वहाँ की शिक्षा इंप्रूव होगी, वहाँ की हेल्थ केयर इंप्रूव होगी, वहाँ पे लोगों को जॉब मिलेंगे, जिसकी वजह से जो गांव के गरीब बच्चे होते हैं वो शहर में जाके भीख नहीं मांगेंगे, और जो भी वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कचरा उठाते हैं सब रोड पे से बेचने के लिए या फिर अपना पालन पोषण करने के लिए, वो इन लोग को नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि रूरल डेवलपमेंट सपोर्ट्स फार्मर विथ बेटर टेक्नोलॉजी, इरिगेशन एंड रिसोर्सेज टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि अगर हम गांव का विकास करते हैं तो विकास वहाँ के किसानों का भी होगा। कैसे? तो देखिए, अगर किसानों को हम अच्छी टेक्नोलॉजी देंगे, मशीनें देंगे, जिससे कि वो अच्छे से इरिगेशन या फिर जो भी एग्रीकल्चरल प्रोसेस होता है वो सही से इम्प्रूव हो सके, तो इससे क्या होगा, जो भी हमारी प्रोडक्शन है, चावल, गेहूँ, बाजरा, दाल, जो भी इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो भी इससे इंक्रीज होगी। ठीक है। चौथा हमारा पॉइंट है इट इम्प्रूव्स बेसिक फैसिलिटीज like clean water, electricity, housing, education and health care in rural areas। तो रूरल डेवलपमेंट इसलिए भी ज़रूरी है जिससे कि गांव के लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके, वहाँ के लोगों को बिजली मिल सके ताकि घर में अंधेरा ना हो, जो भी एजुकेशन हो वो प्रोवाइड हो, अच्छे अच्छे घर बने हो, अच्छे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, जिसकी वजह से लोगों को गांव से शहर में ना जाना पड़े इलाज कराने के लिए, पढ़ने के लिए या फिर काम करने के लिए। तो ये सब भी हमारे बहुत ज़रूरी हैं रूरल डेवलपमेंट में। ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारा रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस पोवर्टी बाय क्रिएटिंग बेटर जॉब एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज़ इन विलेज। तो देखिए, रूरल डेवलपमेंट हमारा हेल्प करता है पोवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि गरीबी को कम करने के लिए। कैसे? तो अगर हम गांव में अच्छे इंडस्ट्री बैठाएंगे, फैक्ट्री बैठाएंगे, तो उसमें वहाँ पे हज़ारों लाखों में लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, जिसकी वजह से वो अपने ही गांव में काम करके वहाँ से अच्छे इनकम जनरेट करके अपना घर, अपना बच्चों को एजुकेशन, ये सब प्रोवाइड वो कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्ज़ाम टिप्स दे देता हूँ। जैसे कि देखिए, रूरल डेवलपमेंट का जो पेपर होता है इसमें कभी कभी डिफ़िकल्ट वर्ड से क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि इशू इन रूरल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो गया। तो ऐसे ये क्वेश्चन घुमा फिरा के 10 नंबर में या 2 नंबर में पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो क्या पूछ रहा है और आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए, की इश्यूज इन रूरल डेवलपमेंट। पहला है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? वहाँ पे जो भी इमारतें हो गई, लोगों के लिए घर हो गए, हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग हो गई, एजुकेशन जो स्कूल हो गया उसकी बिल्डिंग हो गई। तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो रूरल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है। दूसरा है हमारा डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, जैसे कि हॉस्पिटल होने चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर होने चाहिए, जिसकी वजह से गांव के लोगों को शहर में ना जाना पड़े इलाज कराने के लिए। ठीक है। तीसरा है हमारा डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो जो भी गांव के लोगों को खाने, पहनने, ओढ़ने या चीज़ों जो भी इम्पोर्टेंस है वो गांव में ही डेवलप होने चाहिए। चौथा है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी हमारे गांव में डेवलपमेंट होने चाहिए। पांचवा हमारा रिडक्शन ऑफ पोवर्टी। तो गांव में गरीबी कम होनी चाहिए। गरीबी कम होने से क्या होगा? मान लीजिए अगर मेरा लड़का है, मुझे उसे पढ़ाना लिखाना है, तो अगर मेरे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो मैं उसे कहाँ से पढ़ाऊँगा? अगर मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो मैं खा भी नहीं सकता हूँ, मेरे पास घर नहीं होगा, मैं कुछ काम नहीं कर सकता। ठीक है। तो पोवर्टी का रिडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो वो ऐसे कौन से सबसे छोटे एलिमेंट्स हैं जो रूरल डेवलपमेंट में ज़रूरी हैं। तो पहला है हमारा बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। ये क्या होता है? तो देखिए, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर आर कंसिडर्ड द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ बिकॉज दे आर इसेंशियल फॉर ए हेल्दी एंड सिक्योर लिविंग। तो बेसिक नेसेसिटीज़ क्या होता है? जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये होते हैं हमारे सबसे छोटे नीड्स, ज़रूरतें हमें जीवन जीने के लिए। ठीक है। तो उसमें हमें खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, एजुकेशन चाहिए और हेल्थ केयर चाहिए। ये हो गया हमारा बेसिक नेसेसिटीज़। दूसरा हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान। सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स हैविंग रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ एंड वैल्यूइंग वंस ओन डिग्निटी। तो जब तक हमारी आत्मसम्मान नहीं रहेगी तो हम जीने के लायक नहीं हैं। ठीक है। तो ये हो गई हमारी दूसरी बेसिक एलिमेंट। तीसरा हमारा फ्रीडम, मतलब कि आज़ादी।
तो भाई सबको आज़ादी चाहिए कि वो कैसे जीना चाहता है, कैसे रहना चाहता है, कैसे खाएगा पिएगा, ठीक है। तो ये हमारी तीनों बेसिक एलिमेंट हैं। फिर कि आप लोग सेल्फ रिस्पेक्ट का एग्जांपल अगर देखेंगे तो आप लोगों ने भी थोड़ा नोटिस किया होगा कि इलायची भाई वो अब अगर बिरयानी में पड़ गया या फिर कोई बढ़िया खाने में पड़ गया तब तो आप लोग अंदर ही अंदर उसे बहुत गाली देंगे, और अगर चाय में पड़ गया तब तो कहेंगे अरे वाह, बिना इलायची के तो काम ही नहीं चलेगा। हैं? अरे मैं भी देख रहा हूँ भाई रील ये सब, ठीक है। जैसे कि आपने एक वो रील देखी होगी, हरी मिर्च और रसमलाई की कहानी। भाई क्या बताएं यार। तो ये जो इलायची है इसका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं अब इसमें 10 नंबर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो ये सेक्शन बी में भी आ सकता है या फिर सी में भी आ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, ठीक है। तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स क्या होता है, तो देखिए ऐसा कोई भी रोज़गार या फिर सोर्स ऑफ इनकम जो कि लंबे समय तक स्टेबल हो और उससे इन्वायरमेंट या फिर किसी भी लोगों को नुकसान ना हो, ठीक है। तो देखिए रूरल डेवलपमेंट क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन टू सिटीज़। तो अगर हम लोग किसी भी गांव का विकास करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है, तो देखिए सबसे पहले वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, किसमें किसमें, एग्रीकल्चर में, स्मॉल इंडस्ट्रीज में, सर्विसेज में, और उसकी वजह से जो गांव की अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगी, ठीक है। उसकी वजह से जो गांव के लोग होते हैं उनको शहर में जाके काम नहीं करना पड़ेगा, ओके। दूसरा पॉइंट हमारा, इट इम्प्रूव्स इनकम सोर्सेज ऑफ रूरल पीपल, हेल्पिंग देम मीट देयर बेसिक नीड्स एंड लाइव ए बेटर लाइफ। तो अगर गांव के लोगों को रोज़गार मिलेगा तो उसकी वजह से जो भी उनकी इनकम सोर्स है वो जनरेट होगी, और उनकी जो बेसिक नीड्स हैं जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान और जो भी बच्चों की एजुकेशन है वो उसे फुलफिल कर सकेंगे और बेटर लाइफ जी सकेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रोमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट, इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। तो अगर हम लोग रूरल डेवलपमेंट देखते हैं तो इसमें देखिए जो भी इसमें ज़मीन है, पानी है, जंगल है, उसका हम लोग अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से जो भी हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं, मतलब कि उससे कोई इन्वायरमेंट को दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चौथा है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन एंड कम्युनिकेशन बूस्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड एक्सेस टू मार्केट्स। तो हमें गांव में रोड्स बनाने पड़ेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी पड़ेगी, वहाँ इरिगेशन यानी कि सिंचाई सही से होगा। तो इससे क्या होगा कि जो एक्टिविटीज़ है इकोनॉमिक बूस्ट होती है उससे, ठीक है, और जो मार्केट है उसमें रोज़गार बढ़ता है, ओके। उसके बाद हमारा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स हेल्प रूरल पीपल गेन स्किल्स फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ रिलायंस। तो अगर हम लोग गांव के लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे, उन्हें किसी भी काम के बारे में समझाएंगे, बताएंगे ये काम कैसे होता है, तो इसकी वजह से गांव के लोगों का विकास भी होगा, वो अपने से ही जॉब भी क्रिएट कर सकेंगे एक दूसरे के बीच में, और उन्हें दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट है हमारा रिड्यूसेस द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज लीडिंग टू ओवरऑल नेशनल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। तो देखिए जब तक हम लोग गांव और शहर के बीच की जो वो है क्या बोला जाता है, जैसे कि रहन सहन, पहनावा, लोगों का काम करने का तरीका, ये सब जब तक एक जैसा सेम नहीं होगा गांव और शहर का, तो तब तक लोगों को दिक्कत होगी। तो ये हमें रिड्यूस करना है, जिससे क्या होगा, जो हमारी नेशनल इनकम ग्रोथ है वो भी हमारी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। आगे देखते हैं इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रूरल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो ऐसे कौन कौन से पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अभी सबको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तीसरा हमारा परंपरागत कृषि विकास योजना। चौथा हमारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। पांचवा हमारा नेशनल वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरिया। और लास्ट हमारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो देखिए ये भी हमारे 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कोई भी आपसे एक पूछ लेगा या फिर 2 पूछ लेगा 10 नंबर का, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए सबको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं PMFBY, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो चलिए देखते हैं। PMFBY स्कीम यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो देखिए जो PMFBY स्कीम है इसको किसने लॉन्च किया था? तो इसको आपके लॉन्च किए थे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इट इज़ अ प्रीमियम स्कीम इन विच फार्मर हैज़ टू पे मैक्सिमम ऑफ 2% फॉर खारिफ, 1.5% फॉर रबी एंड ऑयल सीड एंड 5% फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। देखिए PMFBY एक तरह का प्रीमियम स्कीम है जिसके अंदर जो हमारे किसान भाई हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा जो भी पे करेंगे वो 2% पे करेंगे खारिफ के लिए, ठीक है, 1.5% देंगे रबी या फिर ऑयल सीड के लिए और 5% देंगे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होता है? जैसे कि फल हो गया, सब्जी हो गए या फिर जो भी सीड्स हो गए, मेडिकल की कोई प्लांट हो गई, तो ऐसी फसलों को हम लोग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कहते हैं। और ये जो खरीफ, रबी ये सब है ये भी एक तरह की फसलें होती हैं, ठीक है, जिसके लिए किसानों को 2%, 1.5% और 5% देना पड़ता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्कीम इज पेड बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि किसानों को इतना देना है, ठीक है, 2%, 1.5% और 5%, और बाकी का जो इसका परसेंटेज है, मान लो 80 या 90 जो भी परसेंटेज बचता है, ये हमारी पेड करेंगी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। द क्लेम शुड बी सेटल्ड इन 2 मंथ। तो जो भी हमारी PMFBY जो स्कीम है ये 2 महीने के अंदर जमा हो जाएंगी। कब? जब हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो फार्मर्स हैं ये जो डेटा इसमें जो बनी है उसको अगर जमा कर देते हैं तब, ठीक है। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो देखिए, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज इफ एनी क्रॉप इज डैमेज्ड बाय नेचुरल कैलामिटीज, पेस्ट्स एंड डिसीजेज, ठीक है। तो देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्या उद्देश्य है? तो इससे क्या होता है कि जो फार्मर्स को इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर कोई भी क्रॉप यानी कि जो भी फसलें उगाई जा रही हैं वो अगर डैमेज्ड हो जाता है, अगर किसी नेचुरल कैलामिटीज़ यानी कि तूफान, बारिश, बाढ़ या फिर ड्रॉट हो गया, ठीक है, इसकी वजह से अगर डैमेज होता है या फिर कोई भी जो केमिकल्स होती हैं उनकी वजह से या फिर किसी भी बीमारी की वजह से अगर उनका फसल डैमेज होता है तो ये उसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। दूसरा हमारा टू बैलेंस द इनकम ऑफ फार्मर्स फॉर कंटिन्यूअस इन फार्मिंग। तो अगर हम लोग किसानों को सपोर्ट करेंगे तो जिससे उसकी इनकम भी जनरेट होगी और उसको हेल्प होगा कि वो अच्छे से फार्मिंग या फिर प्रोडक्शन करे, ठीक है। लास्ट हमारा टू इंश्योर द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसमें गवर्नमेंट ये भी ध्यान रखती है कि अगर हम लोग किसी भी सेक्टर उसमें अगर पैसा खर्च करेंगे तभी तो उसकी प्रोडक्शन भी जनरेट होगी, वहाँ उसमें फ़ायदा भी होगा और लोगों को उससे जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सही टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो आप इसमें जो भी पॉइंट हैं ये आपको सब जगह यही पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करते चलिए। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो हमारी दूसरी योजना है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये एक ऐसी तरह की योजना है जिसमें हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं सिंचाई पे यानी कि इरिगेशन, ठीक है। तो आइए देखते हैं। द कैबिनेट कमिटीज ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड PMKSY यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 1 जुलाई 2015, ठीक है। तो देखिए जो PMKSY जो भी ये स्कीम है ये हमारी कब अप्रूव हुई थी? तो ये हमारी अप्रूव हुई थी 1 जुलाई 2015 को। और किसके द्वारा? तो ये कैबिनेट कमेटी के द्वारा अप्रूव्ड हुई थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द स्कीम फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इरिगेशन वाटर टू एवरी एग्रीकल्चरल फील्ड। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ये सबसे मेन फोकस है कि जितने भी एग्रीकल्चरल फील्ड है हमारे, ठीक है, उसमें सबको इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड किया जा सके, ओके। तीसरा पॉइंट इसमें कह रहा है कि इनकरेजेस मॉडर्न टेक्निक्स लाइक ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन टू सेव वाटर एंड इंक्रीज इफिशियंसी। तो इसमें हम लोग जो भी फार्मर्स हैं उनको इनकरेज करते हैं ताकि वो जो भी हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं जैसे कि ड्रिप हो गया, स्प्रिंकलर हो गया और जो भी इसमें मशीनें हैं उसका ये लोग सही से इस्तेमाल करें और पानी को बचाएं, जिससे कि पानी भी बचेगा और इफिशियंसी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। चौथा पॉइंट इसमें कह रहा है कि एम्स टू रिड्यूस वाटर वेस्टेज एंड प्रमोट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज। तो इनका ये भी उद्देश्य है कि पानी की बचत हो, उसकी ज़्यादा हम लोग उसको यूज़ ना करें और प्रॉपर यूटिलाइज करके जो भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उसको बचा के रखें और सही जगह पे इस्तेमाल करें, ठीक है। लास्ट हमारा पॉइंट कह रहा है कि विद बेटर इरिगेशन फार्मर्स कैन ग्रो मोर क्रॉप्स एंड इंक्रीज देयर ओवरऑल प्रोडक्शन। तो अगर किसान भाई अच्छे से इरिगेशन यानी कि सिंचाई करेंगे,
पानी का कम इस्तेमाल करेंगे, तो इससे कि ओवरऑल जो भी प्रोडक्शन है वो हमारी इंक्रीज होगी और पानी भी बचेगा। तो मोर क्रॉप पर ड्रॉप। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य हैं। ठीक है, तो पहला हमारा टू ब्रिंग मोर एग्रीकल्चरल लैंड अंडर एश्योर्ड इरिगेशन। तो इसमें ये इसका मेन उद्देश्य है कि जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड हैं उनको हम इरिगेशन के अंडर लाएं, यानी कि सारे ऐसे जो भी खेत हैं वो सिंचाई हो और सबको सिंचाई के लिए पानी मिल सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट है टू इंश्योर मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम वाटर यूजेज। तो इसका ये कहना है कि हम लोग कम पानी यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें। ठीक है, तीसरा है टू प्रमोट सस्टेनेबल यूज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। तो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि हम लोग को पानी को बचाना है ताकि हम लोग उसको लंबे समय तक यूज़ कर सकें, और कैसे उसको मैनेजमेंट करना है वो भी हम लोग ध्यान रखें। ठीक है, लास्ट है हमारा टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड हेल्प फार्मर्स अर्न बेटर इनकम। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो लास्ट उद्देश्य है वो ये है कि जो फसल उगाई जा रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उगाई जाए, जिससे कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको बेटर इनकम जनरेट हो सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आगे देखते हैं इसमें। तो तीसरा स्कीम है हमारा परंपरागत प्रतिष्ठा अनुशासन, यानी कि परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, तो देखिए परंपरागत कृषि विकास योजना इज ए सब कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम अंडर नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो देखिए जो ये PKVI स्कीम है वो छोटा कंपोनेंट है हमारा सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम का। ठीक है, जो कि हमारा आता है नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर। ओके, दूसरा देखिए इट एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग विथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न साइंस। तो परंपरागत का क्या मतलब है कि जो भी इसमें जो हमारे फार्मिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, ये पुराने और ट्रेडिशनल का यूज़ करें, मॉडर्न साइंस का यूज़ करें, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि इसमें कम से कम केमिकल या फिर फर्टिलाइज़र यूज़ हो, और इसमें हम पुराने जो भी फार्मिंग टेक्निक्स हैं उसका यूज़ करके क्रॉप्स को उगाएं। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इट प्राइमरी एम टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी एंड हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी फूड्स एंड लेस यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें हम लोग पुराने या फिर जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं फार्मिंग के उसको यूज़ करते हैं, और जिसकी वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। ठीक, और जो भी फूड्स इसमें है वो हेल्दी फूड जनरेट होते हैं। ओके, और इसमें हमें कम से कम केमिकल का यूज़ करना है। तो ये होता है हमारा परंपरागत कृषि विकास योजना। लास्ट है हमारा द फार्मर्स हैव ऑप्शन टू अडॉप्ट एनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें जो सरकार है वो किसानों को बहुत सारे ऑप्शन दी होती है कि आप जिस टाइप की ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको करनी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो पहला इसमें प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग अमंग यूथ फार्मर्स कंज्यूमर्स एंड ट्रेडर्स। तो इस स्कीम का सबसे जो मेन मकसद है वो ये है कि ये जो छोटे बच्चे किसान या फिर जो भी प्रोडक्ट बेचता है या फिर जो खरीदता है उनके बीच में ये बढ़ावा देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब पुरानी जो भी रीति रिवाज हैं फार्मिंग की उसको यूज करें और कम से कम केमिकल का यूज़ करें, जिससे कि हेल्दी फूड जनरेट हो। दूसरा पॉइंट है हमारा यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें गवर्नमेंट फार्मर की हेल्प करती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके, जैसे कि ट्रिपर हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, रोटावेटर हो गया, और बहुत सारी मशीनें हैं। ठीक है, जिससे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सके। लास्ट है हमारा ऑर्गेनाइज वन क्लस्टर डिमॉन्स्ट्रेशन इन विलेज। तो गांव-गांव जाके उसमें जो एक्सपर्ट होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि आपको कैसे खेती करनी है और कैसे आपको जो भी वहाँ पे टेक्नोलॉजी है उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परंपरागत कृषि विकास योजना। अब हम लोग बात करेंगे रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि RADP क्या होता है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि जो RADP प्रोग्राम है ये हमारा 2011 और 12 के बीच में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का सब स्कीम है। ठीक है, तो इसमें दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो RADP प्रोग्राम है इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये किसानों की ज़िंदगी को इम्प्रूव करता है। कैसे? तो ये जो प्रोग्राम है ये अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराता है, जिससे कि जो भी वहाँ पे फार्मिंग हो रही है उससे अच्छी इनकम जनरेट हो और उससे किसानों को फ़ायदा हो। ओके, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि
जो ये RADP प्रोग्राम है ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है, जिसकी हेल्प से प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है और जो क्लाइमेट से रिलेटेड रिस्क होता है जैसे कि आंधी हो गया, तूफान हो गया, बारिश हो गया, उससे ये बचाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि रनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें इम्प्रूव क्रॉप यील्ड थ्रू बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी मशीन है या फिर जो भी कैसे आपको खेती करनी है, ये सब प्रैक्टिसों का यूज़ करके हम जो भी फसल है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट इसमें इनकरेज इंटीग्रेटेड फार्मिंग, क्रॉप प्लस लाइव स्टॉक प्लस हॉर्टिकल्चर टू मेंटेन सॉइल एंड वाटर हेल्थ। तो इसमें हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, जैसे कि फसल हो गया, लाइव स्टॉक हो गए और हॉर्टिकल्चर के क्रॉप यानी कि फल सब्जी, जो भी मेडिसिन के सीड्स हैं उसको यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम सॉइल और वाटर की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। ओके, तीसरा पॉइंट इसमें कह रहा है कि इम्प्रूव वाटर कंजर्वेशन, सॉइल फर्टिलिटी एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का यूज़ करके हम लोग वाटर कंजर्वेशन यानी कि पानी की बचत करते हैं और उसको सही जगह इस्तेमाल करते हैं, उससे मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, फिर जो भी बारिश का पानी होता है उससे हम लोग कृषि यानी कि हार्वेस्टिंग में यूज़ करते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइड स्टेबल इनकम सोर्स एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। तो रनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का यूज़ करके हम लोग स्टेबल इनकम यानी कि जितना हमें पैसा कमाना है वो हम लोग कमा सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमें बारिश के पानी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, इसमें हम लोग पानी की बचत करते हैं। तो ये हो गया हमारा रनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अब हम लोग जो गवर्नमेंट की अगली स्कीम है वो है हमारी नेशनल वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रनफेड एरिया। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NWDPRA भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। तो देखिए, NWDPRA इज ए स्पेशल सेंट्रल स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ कल्टिवेटर फैमिली लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो हमारी नेशनल वाटर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रनफेड एरिया प्रोग्राम है ये एक सेंट्रल स्पेशल स्कीम है और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है जो कि कल्टीवेटर फैमिली से हैं, यानी कि कल्टीवेटर यानी कि जुताई बुताई करते हो। ठीक है, जुताई हो गया, बुआई हो गया, ऐसे फैमिली के लिए अच्छी स्कीम मानी जाती है और जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है NWDPRA स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1990 to 1991। तो देखिए, जो नेशनल वाटर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रनफेड एरिया स्कीम है ये हमारी 1990 और 1991 के बीच में लॉन्च की गई थी। और जो भी आपको इसमें जो सन बताया जा रहा है उसको आप लोग सही से याद करिए, क्योंकि यही आपके एग्जाम में मेन पॉइंट होते हैं और इतना भी आप लोग अगर लिखते हैं तो उसके हिसाब से एग्जामिनर कॉपी चेक कर देता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा इट फोकस ऑन लैंड एक्टिविटी फॉर अपलिफ्टिंग द लैंड यूजिंग पैटर्न एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंड एरियाज एंड वाटर। तो देखिए, जो NWDPRA स्कीम है ये सबसे ज़्यादा फोकस करता है लैंड एक्टिविटी यानी कि जो भी खेत में जो भी काम हो रहा है और इससे वो पानी और लैंड एरिया को डेवलपमेंट करने में मदद करता है। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि NWDPRA का कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो पहला इसमें नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट लाइक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़, एग्रोनॉमिक, रन ऑफ मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि मिट्टी हो गई, पानी हो गया और जो भी एग्रोनॉमिक हो गया जैसे कि खेती, ये सबको ये मैनेज करता है, जैसे कि रन ऑफ मैनेजमेंट हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो इन सबको ये मैनेज करने में हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट है टू इनहेंस कैश फ्लो थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये इसमें लोगों को इनकम भी प्रोवाइड कराता है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं काम करूंगा उससे अगर मुझे कोई 2 रुपये या 10 रुपये पैसा ना मिले तो मैं वो काम क्यों करूंगा। ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन होती है। तीसरा पॉइंट हमारा टू स्ट्रेंथन पीपल पार्टिसिपेशन इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। तो इसमें जो भी सरकार है वो लोगों को बढ़ावा देती है जिससे कि लोग उसमें अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें, कैसे काम होता है, कैसे किया जाता है, उस काम को करें, उससे जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको निकालें, बाज़ार में बेचें, उससे अपना भी फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होगा, लोगों का भी फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ कल्टीवेटर। तो इससे यूज़ होता है। ठीक है, तो इससे इम्प्रूव होता है हमारा क्या, सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर भी इम्प्रूव होता है जो कि कल्टीवेटर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा फार्म प्रोडक्शन सिस्टम। तो इससे जो फार्मिंग प्रोडक्शन सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होती है और लाइवलीहुड सपोर्ट सिस्टम को भी अच्छा जाना जाता है। ठीक है,
ये कैसे अच्छा जाना जाएगा? तो देखिए, जब तक आप काम नहीं करेंगे, उससे अगर आपको इनकम जनरेट नहीं होगी, तो आप ना अपना घर चला सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। तो लाइवलीहुड मतलब कि अगर उससे आपको फ्यूचर तक अच्छा इनकम जनरेट हो और अगर अपना घर चला सके, तो ये हो गया हमारा लाइवलीहुड सपोर्ट सिस्टम। तो ये हमारा नेशनल वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रेनफेड एरिया हुआ ख़त्म। आगे देखते हैं इसमें। तो ये है हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर का लास्ट स्कीम, जो कि है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NMSA भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, ठीक है, जो कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि NAPCC के अंडर लॉन्च किया गया था। ओके, आगे देखते हैं इसमें। तो देखिए, इसका मेन फोकस ये है कि सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, ताकि फार्मिंग के लिए फ्यूचर सेफ हो और प्रोडक्टिव बन सके। तो देखिए, सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्या होता है? तो सस्टेनेबल का मतलब होता है एक ऐसी फार्मिंग या फिर कृषि जो कि लॉन्ग टर्म के लिए डेवलप्ड हो और उससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। और क्लाइमेट रेजिलिएंट क्या होता है? तो देखिए, ऐसी फार्मिंग जिसमें अगर मान लीजिए कभी क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे कि सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, बारिश आ गया, ठीक है, इसके इफेक्ट को जल्दी से जल्दी झेल सके और रिकवर कर सके, ये होता है हमारा क्लाइमेट रेजिलिएंट। आगे देखते हैं इसमें। लास्ट पॉइंट है हमारा, इट प्रोमोट्स इफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड सॉइल। तो देखिए, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्कीम जो है, ये हमारा फार्मर को प्रमोट करता है ताकि वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पानी हो गया, मिट्टी हो गया, इन सबको सही से इस्तेमाल करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें टू मेक एग्रीकल्चर रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज। तो रेजिलिएंट क्या होता है? तो देखिए, अगर मान लीजिए आप खेती करते हैं और उसमें प्राकृतिक आपदा की वजह से आपकी जो भी फसल है वो खराब हो गई, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गया या फिर लंबे समय तक बारिश से अगर आपकी फसल खराब हो जाती है, तो NMSA इसमें आपको सुविधा प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से आप उस जो भी आपकी जो क्षति हुई है उससे आप बाहर निकल सकें और जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें। ओके, दूसरा पॉइंट इसमें कह रहा है कि टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। तो इसमें देखिए, अगर हम NMSA का जो स्कीम है इसका यूज़ करते हैं, तो इसमें जो भी हमारी खेतों में जो मिट्टी है उसकी सॉइल की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ भी बनेगा, ठीक है। तीसरा है टू प्रोमोट इफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट लाइक ड्रिप इरिगेशन। तो देखिए, ये जो वाटर मैनेजमेंट है उसको भी बढ़ावा देता है ताकि कम से कम पानी यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सकें, ठीक है। चौथा है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम सस्टेनेबली। तो देखिए, जब तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग नहीं करेंगे, प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, तो आपको इनकम कहाँ से मिलेगी? तो सरकार का कहना ये है कि अगर फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट निकालता है, खेतों से फसल बनाता है, तो उसकी वजह से उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम भी जनरेट होगी। ओके, लास्ट हमारा टू इनकरेज मॉडर्न एंड क्लाइमेट बेस्ड टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग। तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स, कल्टीवेटर, ड्रिपर और जो भी इसमें जो भी प्रोवाइड कराए जाते हैं मशीन, उसका हमको यूज़ करना है, जिसकी वजह से हमारी जो खेती है वो और इम्प्रूव हो सके। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे मिलते हैं आपसे।